एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं नीट के, उसको आखिर कैसे सुधारा जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी दिक्कत यहाँ पर ना आए। एक सवाल जो अभी उठा था वो ये कि कोई एज लिमिट नहीं होता है, किसी भी उम्र के लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। डॉक्टर ऐसा पेशा है जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई इलाज समझदार डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर करे, तो ये एक बड़ा कंसर्न यहाँ पे उठता है। इस पर मैं जरा डॉक्टर साहब से एक राय ले लूँ। मैं डॉक्टर शुभम महाजन, शुभम महाजन, ये आप लोग जब प्रैक्टिस में होते तो ये सारी चिंताएं घर कर रही होती हैं क्या? जी देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि 18 से 22 के ज़्यादा बच्चे होते हैं और कोई एज लिमिट नहीं है। मुझे लगता है इसमें एक एज लिमिट आ जानी चाहिए, जैसे कि यूपीएससी में भी एक एज लिमिट होती है या एक अटेम्प्ट की लिमिट होती है कि भाई इतना अटेम्प्ट करो, उसके बाद में आप एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि इसके 2 पर्सपेक्टिव है। एक बच्चे को आशा रहती है कि हम लोग अगले साल दे देंगे, हो जाएगा, अगले साल दे देंगे, हो जाएगा, अगले साल दे देंगे, हो जाएगा, और वो टूटते जाता है। दूसरा क्या होता है कि एक आपका एज जो है ना हमारे यूथ का, वो इसमें वेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस करोगे तो ही आपका करियर है, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं और बच्चे उसमें डिप्रेस हो जाते हैं, है ना। हम लोग ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब लोग एम्स दिल्ली चले जाए। अभी मैं लास्ट वीक ही एम्स दिल्ली में जस्ट एक इंटरव्यू कर रहा था डॉक्टर्स के साथ में अंदर, तो वो बता रहे थे कि काफी डिफिकल्ट है यार, मतलब इतना ईजी लाइफ नहीं है एम्स में भी आके, दिल्ली में आके, ठीक है, इतना ईजी नहीं होता है। तो आज जैसे सीप मैम ने बोला कि आज हम लोगों को क्रेडिबिलिटी अगर खो देते हैं कि एम्स दिल्ली में बच्चा कैसे पहुंच रहा है, तो यार मतलब हम लोग एज अ पेशेंट कैसे ट्रस्ट करें कि हम लोग वहां पे जाए और हमारा इलाज करा ले। तो एज फैक्टर भी काफी उसमें मैटर करता है कि भाई डॉक्टर्स का एज किस तरीके से क्वालिफाई हुए। तो ये सब चीजें है ना, जो स्पेशलिस्ट है, जो एजुकेशन ने, उन्होंने साथ में बैठ कर डिसाइड करनी चाहिए कि भाई व्हाट शुड बी अ प्रॉपर एज लिमिट सो दैट स्टूडेंट कैन अपीयर प्रॉपरली एंड बी जस्टिफाइड। उसको उसको भी उसका एक जस्टिफिकेशन मिनट, मिले और उसके साथ जस्टिफाई हो। हाँ जी। एक मिनट डॉक्टर महाजन, एक सेकंड जरा रोकूंगा। एज लिमिट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वाकई बड़ा कंसर्न है। जरा मैं इसमें प्रमोद माहेश्वरी साहब की राय ले लूं, आखिर क्यों नहीं एज लिमिट होनी चाहिए इस पे? म्यूट पे हैं आप। मोची आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं हाँ जी, मेरे हिसाब से तो एज लिमिट का कोई कंसेप्ट होना नहीं चाहिए। आप किसी से पढ़ने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? आप एग्जाम सही तरीके से नहीं करा सकते। पढ़ने का अधिकार नहीं, इसके दो नुकसान है। एक तो आप कितने लंबे समय तक अपनी उम्र का हिस्सा पढ़ाई में दे देते हैं, और आप 40 साल 45 साल में डॉक्टर की पढ़ाई करके क्या करेंगे? आप कुछ और करिए भाई, नए नए बच्चे आ रहे हैं, युवा हैं, उनको मौका दीजिए। नहीं, मैं इसमें 2 बातें हैं, एज लिमिट और अटेम्प्ट, इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए। डॉक्टर शुभम ने बोला कि आप अटेम्प्ट फ्रीज कर दीजिए, एज लिमिट फ्रीज मत करिए, क्योंकि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। अगर एनटीए एग्जाम ढंग से नहीं करा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता। हो सकता है किसी कारणवश मैं अपनी एज तक उसको नहीं पढ़ पाया हूं और मुझे मौका दीजिए, आप मुझे अटेम्प्ट फिक्स कर दीजिए, परंतु एज लिमिट सेट मत करिए। मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसको वाकिफ नहीं हूं, मैं समझता हूं, परंतु पूरी दुनिया में पढ़ने का अधिकार है। हर उम्र में लोग पढ़ते हैं, पीएचडी भी लोग 90 की उम्र में जाके करते हैं। क्यों करते हैं? उनको मना कर दीजिए पीएचडी ना करें, पीएचडी भी कराई जाती है, इससे डॉक्टर भी बन सकता है, हर पढ़ाई करी जा सकती है। प्रोफेसर शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा, प्रमोद साहब का कहना है कि एज लिमिट मत फिक्स करिए, अटेम्प्ट फिक्स कर दीजिए। पढ़ने का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? लॉजिक है। देखिए, इनके आर्गुमेंट में दम तो है। अब मैं प्रमोद जी को याद दिलाऊं, इनकी पत्नी ने मेरे ही विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था और मैंने ही उसका एग्जाम भी लिया था। तो पढ़ने का अधिकार तो सभी को, यूनिवर्सिटी से बंसल साहब आपको याद होगा, पढ़ने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कौन बन सकता है ये तो कुछ आप तय करेंगे। 45 साल में मेरा एडमिशन होता है, 50 में मैं निकलता हूं, और ये प्रोफेशनल जॉब है। अब दूसरी बात जो मैं कहूंगा, आईएएस में क्यों नहीं लिमिट कर रहे हैं? आईएएस भी कभी भी बन सकता है, उसके एज लिमिट क्यों कर रहे हैं? सिमिलरली ऑल एग्जाम, नो, डिस्टेंस एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। आप डिग्री जरूर लीजिए, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप पढ़ने का मन है, आपको पढ़िए जरूर, लेकिन आपको अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डॉक्टर तभी ठीक बनते हैं जब वो सारा प्रैक्टिस करके आते हैं। तो मेरा थोड़ा विरोध होगा प्रमोद जी से। पढ़ने का अधिकार सबको हो, लेकिन डॉक्टर कब कौन बन सकता है ये प्रोफेशनल को तय करने दीजिए, वो प्रोफेशनल्स तय करें। प्रमोद जी, दूसरी बात जो है, कुछ बोलना चाहेंगे? 24 लाख लोग बैठ जाते हैं, बिल्कुल संभालेंगे एग्जाम को। मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, 50 साल की उम्र में लोग अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना देते हैं। उम्र
किसी भी तरीके से किसी भी प्रोफेशन के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी 40 की उम्र में जाके डॉक्टर बन सकता है और उसमें काबिलियत है और अगर 5 साल की प्रैक्टिस के बाद वो किसी का अच्छा इलाज कर सकता है तो उसको करने देना चाहिए। आज का मुद्दा था एनटीए का, और एनटीए का एग्जाम सही ढंग से न करा पाने का जो पेनल्टी है उससे कई सारे सुझाव निकल कर आए। चूंकि इसको हम लोग आइसोलेशन में सिर्फ एग्जाम का कंडक्ट कराना आइसोलेशन में देखेंगे तो फिर मुद्दा उतना ही रहेगा, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू। एक पहलू जो प्रोफेसर शर्मा साहब ने कहा उस पर मैं दोनों लोगों की राय यहाँ पे चाहूँगा, पाहुजा का और डॉक्टर शुभम का, कि इन्होंने कहा कि स्टेक को कम करिए। एक बड़ा ही कंसर्न है, मतलब इसको जड़ में जाके देखेंगे तो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेज में 5 लाख में 10 लाख में हो जा रही है पढ़ाई, जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में तो करोड़ों वहां पे लग रहा है। आखिर इसको कैसे कम किया जा सकता है? पाहुजा साहब पहले, पाहुजा मैम पहले आप, फिर शुभम आपके पास आऊंगा। इस स्टेक को कैसे कम किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो 22 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं एंड एमबीबीएस की सीट्स की बात करूं तो तकरीबन 1,25,000 ही हमारे पास सीट्स हैं। तो स्टेक्स आर येस वेरी हाई एंड बहुत सारे बच्चे तो अच्छे बैकग्राउंड से भी होते हैं, वो पे कर सकते हैं। आज शायद वही लोग हैं जो 30-35 लाख तक पेपर खरीदने के लिए भी रेडी हैं। तो अगर हमने एग्जाम को किसी तरीके से मेरा सवाल ये है कि हम इस सीट को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? मैं इस सवाल ये है कि बढ़ा मैं सकते जो हैं, 1 लाख कुछ आपने बताया, क्यों नहीं बढ़ा सकते? डॉक्टर की संख्या वैसे भी कम है, पर्सन डॉक्टर इंडिया में बहुत कम है, दूसरी दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो। डॉक्टर महाजन? जी, मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो क्राउड बाहर जा रहा है, जॉर्जिया, रशिया वगैरह, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि क्योंकि ये कॉलेजेस बाहर के, वो क्राउड अगर हम लोग इंडिया में पढ़ा सकते हैं, इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जहाँ पे ये क्राउड पढ़ सके और अच्छा एक क्राउड आ सके, तो काफी चीजें बदल के आएगी। हालांकि मेरिट के ऊपर भी काफी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 30 लाख डॉक्टर बना दे 1 साल में, 20 लाख डॉक्टर बना दे। कुछ एक सिस्टम है, उसकी वजह से भी एक लिमिट लगा रखा है। हालांकि उसमें इंक्रीज कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये जो बाहर जाने वाला क्राउड बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। एम्स का सीट पता नहीं पिछले 10 साल में कितना बढ़ा है, सरकारी अस्पतालों के बाकी जगहों पे मेडिकल कॉलेज के सीट कितनी यहाँ पे बढ़ी है, ये एक कुछ प्रमोद माहेश्वरी साहब बोलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, जो नंबर ऑफ सीट्स का आप बात बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे देश का। जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आज अगर कोई मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है तो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट का आस्किंग है, आदमी पीछे हट जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल। आज जॉर्जिया में जाकर अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करता है और वो इंडिया में के एग्जाम पास करके प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु उस कॉलेज को जाके देखिए जो जॉर्जिया में पढ़ता है और यहाँ के कॉलेज में आप कंडीशन देखिए। बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि वहां पर किसी भी व्यक्ति का ये कोशिश करना, उसको एक साहस बोलते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज खोल ले आदमी। आप मेडिकल कॉलेज की बात छोड़िए, आज फिजियोथेरेपी कॉलेज को खोलने के लिए जो रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अभी जो कंडीशन निकाली है, फिजियोथेरेपी का, सिर्फ फिजियोथेरेपी पढ़ाने के लिए 10 एकड़ लैंड की जरूरत है। अगर 10 एकड़ लैंड आप कैसे एक शहर के अंदर लेकर आएंगे और फिजियोथेरेपिस्ट बना पाएंगे? आप कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल कंडीशन डाल देंगे तो आप सप्लाई को सिस्टम प्रोफेसर शर्मा साहब, हाँ बिल्कुल प्रोफेसर शर्मा सर, ये जब आप लोग शिक्षा, हाँ, आप लोग जो शिक्षा मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा कर रहे थे इन सारी चीज़ों पे कमेटी की बैठकों में, तो ये मुद्दा उठा था क्या? इस पर सरकार की राय क्या थी? क्योंकि सामने जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, टेक्नोक्रेट बैठे हैं, वो अलग नजरिए से सोचते हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ये जो प्रोफेशनल एरियाज है उसको छोड़ दिया था इस बार, क्योंकि आप पढ़ेंगे अगर कोठारी कमीशन ने सारे एरियाज की बात की थी, मेडिकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सब की। लेकिन हमारी चिंता भी ये हो गई थी कि इतने सालों बाद हम अभी भी 20%, 22% हायर एजुकेशन में ला पाए हैं। तो आप अगर एनईपी 2020 पढ़ेंगे तो वो केवल मेन स्ट्रीम एजुकेशन कि सभी बच्चों को विद्यालय में लाए, सभी को एक तरह की शिक्षा मिले और सभी कम से कम ग्रेजुएट हो, इस पर है। लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग और ऐसे जो प्रोफेशनल एरिया से इनके लिए जो बात हुई है वो ये कि इनका जब नया यूजीसी का नया रिफॉर्म होके आएगा, जिसको हम लोगों ने हैकी कहा था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक वर्टिकल होगा जो इन एरिया को देखेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हैकी बन जाएगा तब ये शायद इस पर सोचा जा सके। आप देखेंगे कि देखिए एक इशू हुआ था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का,
केस हुआ था और तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया था। अगेन आई एम प्रीवी टू दैट डिस्कशन कि हम लोगों ने ये कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिस तरह की बातें कर देता है मेडिकल एजुकेशन में वो ठीक नहीं है और उसको बदला गया था। सिमिलरली आप देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रमोद जी ने कहा कि आपका नर्सिंग काउंसिल भी बदला है, नर्सिंग काउंसिल के भी रूल्स बदले हैं, उसके स्टैट्यूटरी बॉडीज को, रेगुलेटरी बॉडीज को रिफॉर्म किया गया है। मुझे लगता है कि रिफॉर्म धीरे, बहुत धीरे है, बहुत तेज होना चाहिए। हम इतने बड़े देश हैं और बहुत तेज होना चाहिए, रिफॉर्म बहुत धीरे। सिर्फ आहूजा कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? समय कम है, संक्षिप्त में। देखिए, अगर हम कुछ भी चाहें ना तो हम कर सकते हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसने एक दिन में डिमोनेटाइजेशन कर लिया। हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां पर जब टेररिस्ट अटैक होता है तो हम अगले ही महीने कुछ 10 दिन के अंदर ही उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम सीट्स भी डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब चाव की बात है, तो ये सरकार अगर चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है। हाँ, प्रमोद माहेश्वरी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, समय बहुत कम है, 10 सेकंड। मैं सीबी शर्मा साहब की बात को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जो काउंसिल जो बनाई रखी है उनके रेगुलेशंस को अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए और सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो ये जो स्टेक बहुत हाई हो जाते हैं ये कम हो जाएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम जो एनटीए या एग्जाम के लीकेज से रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन ये शो की शुरुआत में जो प्रोफेसर शर्मा साहब ने कहा, मैं उसी से शो को समाप्त भी करना चाहूंगा कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। इसको अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेट सरकारी फाइलों के नजरिए से ना देखें, बच्चों के भविष्य को संवारने के नजरिए से देखेंगे तो शायद ये एनटीए का जो समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, वो आप दूर करने में ज्यादा सफल हो पाएंगे। इसी के साथ आप इस सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।